उन तीनों ने दौड़ते हुए नवल का पीछा किया और वे तीनों भी भागते भागते उस पार्किंग एरिया से बाहर निकल गए। उनके जाते ही गाड़ी के अंदर कपड़े बदलने के बाद नैना बाहर निकली। अरे अब ये नवल कहाँ गया? क्या हुआ? समायरा ने अपनी ड्रेस निकालकर नाइट सूट पहन लिया था। वो भी नैना के पीछे पीछे गाड़ी से बाहर निकली। अभी तो यहीं खड़ा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। नैना यार, मना किया था मैंने तुम्हें यहाँ आने से। वार्डन 3:30 बजे राउंड लगाने आती है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों इतनी रात को हॉस्टल में नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। क्या करूं? मैं खुद ड्राइव करूं क्या? 1-2 बार मैंने इससे पहले भी कार चलाई है। ठीक है, बस एक्सीडेंट मत करना। एक तरफ वो दोनों अपने दोस्त नवल को ढूंढने के लिए गाड़ी लेकर पार्किंग एरिया से बाहर निकलने लगी, तो दूसरी तरफ नवल भागता हुआ मुंबई की एक सुनसान गली के अंदर घुस गया, जो स्टेडियम से थोड़ी ही दूरी पर था। कहां तक भागेगा? हमें पता है तू यहीं इसी अंधेरी गली में कहीं छिपा है। उस सुनसान गली में वो तीनों नवल को ढूंढने लगे, लेकिन नवल को ढूंढते वक्त उन्हें उस अंधेरे में एक हल्की चिंगारी दिखी, जिससे लगातार धुआं निकल रहा था। भाई ये देख, ये तो वही है जिसने उस लड़के को कॉन्सर्ट में हमसे बचाया था। क्यों बे, खुद को क्या समझता है? बीच में आकर हीरो बनना चाहता है? वो तो बच निकले, लेकिन अब तू कैसे बचेगा कालिया? कॉन्सर्ट के अंदर भीड़ होने की वजह से तुम सभी बच निकले, लेकिन यहाँ तुम्हें कौन बचाएगा? बहुत अकड़ भरी है तुझमें, तेरी तो मैं। उनमें से एक ने दौड़ते हुए अद्वैत के चेहरे पर मुक्का चला दिया, लेकिन अद्वैत एक कदम पीछे हट गया। चांद की हल्की रोशनी हवाओं में फैली हुई थी और उसी रोशनी के बीच अद्वैत ने हवा में छलांग लगाते हुए अपना पैर उस आदमी के जबड़े पर दे मारा और वो आदमी हवा में उड़ता हुआ कचरे के डब्बे से जा टकराया। लगता है मरने का तुझे बहुत शौक है बेटा, अब तेरी हड्डी पसली तो गई। बचे हुए दोनों गुंडे एक साथ अद्वैत की तरफ दौड़ पड़े और उन्होंने अद्वैत पर हमलों की बौछार कर दी, लेकिन 4-6 हमले करने के बाद अद्वैत ने भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। कभी वे अद्वैत पर मुक्के चलाते तो कभी अद्वैत उनके ऊपर, लेकिन अकेला पड़ने की वजह से अद्वैत के हाथ पर कुछ चोटें लग गईं और वो पीछे की तरफ भागने लगा, जहां कोने में 3-4 ईंटें रखी हुई थीं। उसने उसे उठाकर उन गुंडों पर फेंकना शुरू कर दिया। तू ऐसे नहीं मानेगा, अब तो तू गया। उनमें से एक ने अपनी जैकेट से एक धारदार चाकू निकाल लिया और उन दोनों ने मिलकर एक साथ अद्वैत पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। कभी चाकू अद्वैत के चेहरे के पास से गुजरती तो कभी छाती के पास से, जिससे बचने के लिए वो लगातार पीछे हटता जा रहा था। तभी अंधेरे के बीच छिपा हुआ नवल अद्वैत को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपने हाथ में लोहे की रॉड पकड़ रखी थी, जिसे उसने घुमाकर चाकू से हमला करने वाले आदमी के हाथ पर दे मारा और चाकू उस आदमी के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तुम्हें चोट लगी है? मेरे साथ चलो। नवल डर चुका था। वो अद्वैत को लेकर बिना कुछ सोचे समझे उस सुनसान गली से मेन रोड की तरफ भागा। उस आदमी ने चाकू फिर से उठा लिया और वो तीनों एक बार फिर से उनकी तरफ दौड़ पड़े। नवल और अद्वैत गली से जैसे ही बाहर निकले, नैना ने नवल की गाड़ी गली के ठीक बाहर रोक दी और वो दोनों छलांग लगाते हुए सीधा गाड़ी के अंदर घुस गए। अद्वैत इतनी तेजी के साथ गाड़ी के अंदर घुसा कि वो बैक सीट पर बैठी समायरा के ऊपर जा गिरा। नैना जल्दी करो, उनके पास चाकू है। नैना ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार में वो गाड़ी आगे की तरफ भगाने लगी। अद्वैत, जो इस वक्त समायरा के ऊपर था, वो फौरन उससे दूर हट गया। थैंक यू, तुम नहीं होते तो वो मुझे चाकू मार देता। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि वो मेरे पीछे आए थे, तुम्हारे नहीं। पहले वाले आदमी को तो क्या किक मारी थी तुमने, ऐसा लगा जैसे मैं किसी प्रोफेशनल फाइटर को देख रहा हूँ। नवल की बातें सुनकर अद्वैत मन ही मन खुद से बोल पड़ा। तुम वहीं कोने में छिपे हुए थे, इसीलिए पहला किक मारते ही मैंने खुद को रोक लिया, वरना। ब्रो, तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे अद्वैत कहते हैं। समायरा, जो इस वक्त अद्वैत से थोड़ी दूरी बनाकर बैठी थी, वो अद्वैत के हाथ को देखकर उसके हल्का नजदीक आ गई। गॉड, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है, तुम्हें चोट लगी है? अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या ये चाकू से लगा है? नैना, गाड़ी फौरन किसी मेडिकल शॉप के पास रोको। गाड़ी मेडिकल शॉप पर नहीं, यहीं रोको, वरना ये अभी कोई एक्सीडेंट कर देगी और फिर हम चारों को पट्टी बांधनी होगी। नैना ने गाड़ी रोकी, जिसके बाद नवल आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, लेकिन वो आगे बढ़ता उससे पहले ही अद्वैत गाड़ी से बाहर निकल गया। मुझे जाना होगा, मेरी गाड़ी अभी भी वहीं स्टेडियम के पास ही है। अरे लेकिन तुम्हारे हाथ में चोट लगी है,
और अभी वो लड़के भी वहीं आसपास ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद इस पर पट्टी बांध लूंगा। और जहां तक बात उन लड़कों की है, वो ऐसे चाकू के साथ खुले में मुझ पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। अद्वैत मुड़ा और एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गया। नवल ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो उसे ड्राइव करता हुआ थोड़ी देर के बाद एक हॉस्टल के पीछे जा रुका। नैना ने नवल के गाल पर किस किया और वो गाड़ी से उतर गई। समायरा, क्या सोच रही हो? हॉस्टल आ गया, चलो जल्दी। ये उस लड़के का फोन तो नवल की ही कार में छूट गया। ठीक है, उसे अपने पास रख लो, कल कॉलेज के बाद उसे दे देंगे। समायरा ने फोन उठाया और वो नैना के साथ हॉस्टल के पीछे वाली बाउंड्री लांघकर अंदर चली गई। यहां दूसरी तरफ अद्वैत अपनी गाड़ी में बैठकर चुपचाप रईसों के इलाके में घुस गया। उसने अपनी गाड़ी एक बंगलों के सामने रोकी और उस गेट के अंदर एक लिफाफा फेंककर वो वहां से बहुत ही खामोशी से निकल गया। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, वैसे वैसे म्यूजिक और पटाखों की आवाज कम होने लगी। लोग अपने बिस्तरों में नींद भरी अंगड़ाइयां लेते हुए करवटें बदलने लगे। अद्वैत भी गाड़ी लेकर मुंबई के एक पुराने से फ्लैट पर पहुंच गया। उसके मन में ढेरों चीजें चल रही थीं। उसने अपनी पीठ पर 50 किलो वेट रखकर 100 से भी ज्यादा पुशअप्स किए और फिर वो नहाने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं तुम्हारी तलाश में हूं और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। हमारी कहानी पुरानी है, शायद तुम उसे भूल भी चुके होगे, लेकिन मैं नहीं। वो मेरा हिस्सा है और तुम्हें खत्म करके मैं खुद के अस्तित्व को सबके सामने पेश करूंगा। तुम्ही से बदलाव की शुरुआत होगी, क्योंकि अगर समस्या को खत्म करना है तो मुझे अपना संदेश दुनिया तक पहुंचाना होगा। सुबह हो चुकी थी। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद कर ली और समय का पहिया चल पड़ा। देखते ही देखते दोपहर के 12 बज गए और उसने अपने दूसरे फोन से अपना पुराना वाला नंबर डायल किया। हेलो। हेलो अद्वैत, क्या ये तुम बोल रहे हो? समायरा, क्या ये तुम हो? मतलब मेरा फोन तुम्हारे पास है? तुम हो कहाँ? और तुमने इस नंबर पर कॉल क्यों नहीं किया? रात काफी हो चुकी थी, मुझे पता ही नहीं चला मेरा फोन गायब है। जैसे ही पता चला मैंने फौरन कॉल किया। तुम्हारे मोबाइल पर सुबह से 5 बार मुंबई सेंट्रल पुलिस स्टेशन से कॉल आ चुका है। पुलिस स्टेशन से कॉल? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अभी तो कुछ भी नहीं बताया, पर मुझे लग रहा है कल उस कॉन्सर्ट में जो कुछ हुआ, पुलिस को इसके बारे में पता चल चुका है। तुम हो कहाँ? क्या तुम मुझसे मिलकर मेरा फोन दे सकती हो? मैं अभी कॉलेज में ही हूँ। एक काम करो, तुम मुझे पुलिस स्टेशन के पास वाले फायर एंड फ्लेयर कैफे में मिलो। आई एम सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मैं नैना और नवल को लेकर अभी वहां पहुंच रही हूँ। समायरा घबराई हुई थी, लेकिन अद्वैत बिल्कुल शांत था। आखिर पुलिस अद्वैत को बार बार कॉल क्यों किए जा रही थी? क्या अद्वैत किसी नई मुसीबत में पड़ने वाला था? अद्वैत ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइव करता हुआ फायर एंड फ्लेयर कैफे के सामने जा पहुंचा। ये दोपहर का वक्त था, इसीलिए इस वक्त वहां नाम मात्र के लोग थे। आज ठंड रोज के मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए उसने ब्लैक कलर का ओवरकोट पहन रखा था। वो जैसे ही अंदर गया, एक दूसरी खड़ी गाड़ी उस कैफे के सामने आ रुकी और समायरा उस गाड़ी से उतरकर अपने दोस्तों के साथ उस कैफे के अंदर घुसी। आज उसने लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहने थे और वो कल की ही तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब वो अद्वैत के सामने पहुंची तो वो अद्वैत को और अद्वैत उसे एकटक देखता ही रह गया। तुम्हारा फोन, कल तुम उसे नवल की कार में ही भूल गए थे। नवल भी उसके बगल में ही खड़ा था। वो समायरा और नैना के साथ सोफे पर बैठ गया। अद्वैत, पुलिस सुबह से 5 बार तुम्हारे नंबर पर कॉल कर चुकी है, कहीं हम चारों किसी बड़ी मुसीबत में न पड़ जाएं। असल बात क्या है, इसे जानने के लिए मुझे उन पुलिस वालों को कॉल बैक करना होगा जो सुबह से ही मुझे कॉल किए जा रहे हैं। लास्ट में 09 है, उसी नंबर से कॉल आ रहा था। अद्वैत ने समायरा का बताया हुआ नंबर डायल किया और कॉल तुरंत रिसीव हो गया। हेलो अद्वैत, क्या ये तुम बोल रहे हो? जी। मैं एसपी कबीर बोल रहा हूँ। फौरन मुंबई सेंट्रल के पुलिस स्टेशन पर पहुंचो। यहाँ हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात क्या हुई है? वो तुम्हें यहाँ आकर ही पता चलेगा। अद्वैत ने समायरा और उसके दोस्तों की ओर एक नजर देखा और वो एसपी से बोल पड़ा। क्या मुझे अकेले ही आना है या? हाँ, अकेले। अब देर मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है। एसपी कबीर ने आगे बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। मुझे नहीं लगता ये चीज कल की लड़ाई से रिलेटेड है। मुझे अपना नंबर दे दो,
अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। अद्वैत ने उन तीनों से अपना नंबर एक्सचेंज किया और वो अपनी टैक्सी लेकर सीधा पुलिस स्टेशन के सामने जा पहुंचा। उसकी गाड़ी जैसे ही पुलिस स्टेशन के सामने रुकी, एक लंबा चौड़ा आदमी तेज कदमों के साथ उसके नजदीक आ गया। साले, तूने ही खींची थी ना कल रात जुनैद और उस दिव्या की फोटो, जिसे बाद में तूने उस दिव्या के घर पर एक लिफाफे में डालकर फेंक दिया। तू तो अब गया। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। वो आदमी बोल ही रहा था, तभी एक पुलिस वाला चाय पीते हुए पुलिस स्टेशन से थोड़ा बाहर निकला, जिसे देखकर वो आदमी अद्वैत से थोड़ी दूर हट गया और अद्वैत चलते चलते उस पुलिस वाले के पास जा पहुंचा, जिसका कद काफी लंबा था और उसके बैच पर एसपी कबीर लिखा हुआ था। एसपी कबीर, आपने मुझे यहाँ बुलाया था। कबीर ने अद्वैत को ऊपर से नीचे देखा और चाय की कुल्हड़ दूर एक कोने में फेंकते हुए बोल पड़ा। देखने में तो तुम कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं लगते। राकेश, इसे इंटरोगेशन रूम में ले जाओ, मैं अभी आया। जी सर। कांस्टेबल अद्वैत को लेकर इंटेरोगेशन रूम की ओर बढ़ने लगा। अद्वैत ने वहां एक लॉकअप के अंदर जुनैद को बंद देखा, जो अद्वैत को देखते ही खड़ा हो गया। उस पल में उसने अद्वैत को कुछ भी नहीं कहा और अद्वैत कांस्टेबल के साथ इंटेरोगेशन रूम में पहुंच गया। वहां हल्की रोशनी थी, जिसके बीच में एक बड़ा सा टेबल लगा था, जिसके इर्द गिर्द 5 कुर्सियां लगी थीं, जहां दिव्या एक दाढ़ी वाले आदमी के साथ बैठी हुई थी। आप तो वही हैं जिसे कल रात को मैंने ब्लू पैराडाइज के सामने ड्रॉप किया था। अद्वैत की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी एसपी कबीर सिगरेट पीते हुए उस इंटेरोगेशन रूम के अंदर घुस आया। दिव्या जी, लीजिए, आ गया आपका गवाह, जैसा कि उस लेटर में लिखा हुआ था। कैसा गवाह? मैं कुछ समझा नहीं। दिव्या, जिसके ठीक बगल में उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था, वो टेबल पर हाथ में पकड़ा हुआ एक कागज रखते हुए बोला, मेरा नाम राहुल है, मैं दिव्या का बॉयफ्रेंड हूँ, हम दोनों साथ में ही रहते हैं। आज सुबह मेरे बंगलों पर मुझे एक लिफाफा मिला, जिसमें कुछ तस्वीरें थीं और उसमें एक लेटर था। राहुल ने लेटर और तस्वीरें अद्वैत के सामने टेबल पर रख दी। बाहर लॉकअप में जो आदमी है, उसकी दाढ़ी ठीक मेरे जैसी है। उसने मेरी गर्लफ्रेंड दिव्या का झूठ बोलकर रेप किया। मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। कल न्यू ईयर के दिन राहुल अपने बिजनेस रिलेटेड काम से पुणे गया था, इसलिए मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अकेले ही हाईवे के पास वाले पब में चली गई। राहुल के ना होने की वजह से मैंने अकेले ही काफी ड्रिंक कर ली। मैं नशे में थी। इस दौरान जब मैं उस जुनैद से मिली तो उसकी बियर्ड देखकर मैंने उसे राहुल ही समझ लिया। हमने साथ में ड्रिंक किया और वो कमीना राहुल बनकर मुझे अपने साथ अपने अपार्टमेंट पर ले चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब सुबह मुझे होश आया तो मैं अपनी कॉलोनी में नाली के पास गिरी पड़ी थी। उससे पहले मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं। सुबह जब मैं पुणे से वापस लौटा तो मैंने दिव्या को रोड के किनारे गिरा हुआ पाया। मैं उसे लेकर फौरन घर के अंदर गया। तब तक मुझे यही लग रहा था कि दिव्या बस ज्यादा नशे में होने की वजह से वहां गिर गई थी, लेकिन जब हमें ये तस्वीरें और ये लेटर मिला तब हमें कल रात की पूरी सच्चाई पता चली। जब तक मुझे वो तस्वीरें और वो लेटर नहीं मिला था, तब तक ये सब मुझे बस एक सपना लग रहा था। लेकिन इस लेटर पर उस दरिंदे का नाम और तुम्हारी टैक्सी का नंबर लिखा हुआ था। तस्वीरों को देखते ही मुझे कुछ चीजें याद आ गई और लेटर की मदद से हम तुम दोनों तक पहुंच गए। तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? ये सब बिल्कुल झूठ है। मुझे याद है तुम जब मेरी गाड़ी में आकर बैठी तो तुम बिल्कुल होश में थी। तुम उस आदमी को जुनैद नाम से ही पुकार रही थी। एसपी कबीर, कल क्या क्या हुआ मैं आपको पूरा सच बताता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? राहुल ये झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रही हूँ, कल मैं बहुत ज्यादा नशे में थी। टैक्सी में बैठने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। एसपी कबीर शांति से बैठकर उन तीनों की बातें सुनते जा रहे थे और फिर उन्होंने गुस्से में अपना हाथ जोर से टेबल पर पटका। मिस दिव्या, रिच फैमिली से होने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ इस तरह तमाशा करेंगी। अद्वैत, तुम बताओ, कल रात असल में क्या हुआ था? दिव्या और जुनैद बिल्कुल होश में थे। दोनों गाड़ी की बैक सीट पर बैठकर एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। मुझे लगा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। उस वक्त इनके मोबाइल पर राहुल नाम से कॉल भी आ रहा था, इसीलिए इन्होंने अपना फोन साइलेंट कर लिया। ब्लू पैराडाइज छोड़ने के बाद जब मैं वहां से जाने वाला था तो मुझे अपनी गाड़ी की सीट पर एक पर्स मिला। मुझे लगा वो पर्स जुनैद सर का था, इसीलिए मैं पर्स देने उनके फ्लैट पहुंचा। लेकिन
जब मैं पहुंचा तो दिव्या जी जुनैद सर के साथ बिजी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। दिव्या अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और उसने अद्वैत का कॉलर पकड़ लिया। मुझे कल रात का कुछ भी ठीक से याद नहीं, लेकिन तू जैसा बोल रहा है मैं वैसा कुछ नहीं कर सकती। दिव्या की इस हरकत को देखकर राहुल का भी पारा चढ़ गया और उसने दिव्या के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दूर हटो उससे। अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है। कल रात को वो लेटर हमारे पास इसलिए नहीं भेजा गया था ताकि हम उस जुनैद को पकड़ सकें, बल्कि वो लेटर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास भेजा गया था ताकि मैं तुम्हारी सच्चाई जान सकूं। मुझे लगता है कोई जानबूझकर जुनैद सर को इन सारी चीजों में फंसाना चाहता है, इसीलिए उसने उस लेटर में इस घटना की पूरी जानकारी नहीं दी। वो सभी किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तभी भागता हुआ एक कांस्टेबल उस इंटरोगेशन रूम के अंदर आ गया। सर, मैंने उस पब के बारटेंडर से बात कर ली जिसमें कल रात दिव्या जी जुनैद से मिली थी। बारटेंडर बता रहा है कि वो कल रात पब में किसी दूसरे लड़के के साथ आई थी, लेकिन बाद में वो लड़का चला गया। फिर थोड़ी देर बाद दिव्या जी को जुनैद सर के साथ बात करते हुए देखा गया था। ओह, तो मेरे ना रहते हुए तुम किसी दूसरे आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, और जब वो चला गया तो तुम्हें ये तीसरा मिल गया। राहुल, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं। यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं, गवाह हमारे सामने है। मिस दिव्या, आप कल खुद अपनी मर्जी से जुनैद के घर गई थी। वैसे भी उन तस्वीरों में जुनैद का चेहरा नहीं दिख रहा। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और गवाह आपके बिल्कुल खिलाफ गवाही दे रहा है। बेहतर यही होगा कि आप इस मामले को यहीं रफा दफा कर दें। एसपी कबीर अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन्होंने लॉकअप का दरवाजा खोल दिया, जिसके अंदर जुनैद अब भी बंद था। जुनैद, तेरी किस्मत बढ़िया है, वरना इस बार तो तू बचने वाला नहीं था। चल अब निकल यहां से, और हाँ, दोबारा पकड़ा गया तो मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ूंगा। जुनैद जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो एक पुलिस कांस्टेबल ने उसे इंटेरोगेशन रूम में हुई सारी चीजों के बारे में बता दिया, और फिर थोड़ी देर बाद अद्वैत भी पुलिस स्टेशन के बाहर आ गया, जिसे देखकर जुनैद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो मुस्कुराते हुए उससे बोल पड़ा। अद्वैत नाम है ना तेरा? तूने तो आज मुझे मरते मरते बचा लिया। तुझे लगता है मैंने तुझे बचाया? ये सब तो मेरे प्लान का बस एक हिस्सा था। अब बस देखता जा मैं क्या क्या करने वाला हूँ। अद्वैत उसके चेहरे की मुस्कान को देखते हुए मन ही मन खुद से बातें किए जा रहा था। आखिर इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था और वो अपने कौन से प्लान को अंजाम देने वाला था। क्या हुआ भाई, इतना चुप चुप सा क्यों है? पहले तो मुझे लगा तूने ही मेरी तस्वीरें खींची थी और तू ही मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, लेकिन तूने तो उल्टा अपने को बचा लिया। वो दोनों चलते चलते अद्वैत की टैक्सी के पास आ गए। कोई मुझे फंसाना चाहता है, जरूर ये काम इमरान भाई के किसी दुश्मन का है। मैं भी ये क्या बातें करने लगा। पहले मुझे ये बता, तूने एसपी कबीर से झूठ क्यों बोला? भाई, यहाँ आते आते मैंने एक कांस्टेबल को बात करते हुए सुना, उसी से पता चला आप इमरान भाई के लिए काम करते हो। ओह, तो ये बात है, तू इमरान भाई का नाम सुनकर डर गया। देखने में तो अच्छे घर का लगता है, फिर ये टैक्सी क्यों चलाता है? भाई, और कुछ आता ही नहीं, बचपन में ही माँ बाप गुजर गए, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। वैसे जुनैद भाई, आपने इतने अमीर घर की लड़की के साथ ये सब कुछ कर लिया, आपको किसी बात का डर नहीं लगा? डरेगा वो जिसे इमरान भाई ठीक से जानते नहीं। मैं उनका खास आदमी हूँ, उनके 3 गनर्स में से एक। वैसे तुझे बताकर क्या ही होगा, फालतू में तेरी फटने लगेगी। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बचपन में मैंने भी खूब मारपीट की है। जुनैद ने एक सिगरेट जलाई और वो उसकी कश लेने लगा। अबे, हम मोहल्ले की लड़ाई नहीं करते। तू यहाँ मेरे खिलाफ भी बोल देता तो भी भाई मुझे कुछ दिन बाद छुड़ा ही लेते, लेकिन फिर अच्छा छोड़, मेरे साथ आ, मैं तुझे अपने गैंग से मिलवाता हूँ। जुनैद को बाहर सिगरेट पीता हुआ देखकर वो मोटा आदमी भागते हुए उन दोनों के पास आ गया, जिसने कुछ देर पहले अद्वैत को धमकाने की कोशिश की थी। जुनैद, तू इतनी जल्दी कैसे छूट गया? मैं तो इमरान भाई को कॉल करने ही वाला था। उसकी कोई जरूरत नहीं, उस कमीनी के पास मेरे खिलाफ ना तो ठीक से सबूत है और गवाह तो अब हमारे साथ ही हो गया है। मतलब कुछ भी नहीं। गाड़ी स्टार्ट कर और हमें अड्डे पर ले चल। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी एसपी कबीर कुछ पुलिस वालों को लेकर बहुत ही तेजी के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। अब ये कबीर कहाँ भागे जा रहा है? साला बहुत अड़ियल है, ढंग से कोई बात सुनता ही नहीं। जुनैद भाई, अब मुझे जाना होगा, काम का वक्त हो गया है। तूने मेरी मदद की है,
आज तू कुछ भी नहीं करेगा। आज तू बस मेरे साथ चल। मैं तुझे अपने गैंग के कुछ लोगों से मिलवाता हूं, फिर तुझे इस शहर में आगे से कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई, रुकिए, मैं अपनी गाड़ी बाहर निकालता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ मेरे गैंग की गाड़ी में चलेगा। भैरव, गाड़ी लेकर आ। जुनैद के एक इशारे पर एक खूबसूरत सी BMW कार उनके सामने आकर खड़ी हो गई और वो तीनों उसमें बैठकर एक लोहे की फैक्ट्री में जा घुसे, जिसके ठीक पीछे एक बड़ी सी जगह थी जहां लगातार गोलियां चलने की आवाज आ रही थी, जिसे देखकर अद्वैत ने सहम जाने का दिखावा किया। डरने की जरूरत नहीं है, ये अपने ही लोग हैं। अब तू भी समझ ले, अपना ही आदमी है। कैसे हो जुनैद भाईजान? आज ये किसको लेकर आ गए? कोई नया शूटर है क्या? अरे नहीं, ये शूटर नहीं है, बस समझ ले अपना दोस्त है। जुनैद, मैंने सुना कुछ घंटे पहले पुलिस तुझे उठा ले गई थी, लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे छूट गए? हुआ क्या था? होना क्या था, कल नया साल मनाने में अकेला ही एक बड़े से पब में चला गया। वहां मैंने एक लड़की को देखा, माल थी भाई एकदम। वो किसी लड़के के साथ थी, फिर अचानक ही वो लड़का कहीं चला गया। वो लड़की नशे में थी और मुझे इस दाढ़ी की वजह से वो अपना बॉयफ्रेंड समझने लगी। मैंने भी साली को अपने अपार्टमेंट पर ले जाकर पेल दिया और भोर में मैं उसे उसकी कॉलोनी में छोड़ आया। सुबह तक तो वो सब कुछ भूल भी गई थी। फिर प्रॉब्लम क्या हो गई? भैंचोद किसी ने मेरी उसके साथ फोटो खींच ली थी और उस फोटो को उसके बॉयफ्रेंड के घर फेंक दिया। जरूर ये उस देवेंद्र ठाकरे का काम है। कहीं उसे इमरान भाई के प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया? इतने में पसीने से भीगा हुआ एक आदमी हाफते हुए दरवाजे से अंदर घुस आया। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इमरान भाई का 370 किलो का माल पकड़ा गया। वो तौफीक जो इमरान भाई का व्हाइट पाउडर कार्गो शिप पर ले जाने वाला था, उसके सारे लोग मारे गए। अबे क्या बोल रहा है तू? मेरी कल रात 10 बजे बात हुई थी उससे, तब तक तो सब कुछ ठीक था। किसने मारा उसे? किसी ने मारा नहीं, बिजली का तार टूटकर वहां बिखरे हुए पानी में गिर गया और सारे के सारे लोग बिजली का झटका लगने की वजह से मारे गए। उसकी बात सुनकर जुनैद ने अपना माथा पकड़ लिया। ये क्या हो गया? उसी के साथ तो मैं स्टेडियम में घुसने वाला था। अब मैं मिशन पूरा करने अंदर कैसे जाऊंगा? कैसा मिशन? कुछ नहीं, इमरान भाई ने अभी किसी को भी ये बताने से मना किया है। भाई, ये बिजली का तार बहुत खतरनाक हो गया है। ये थाने में मकसूद और सिंह साहब भी ऐसे ही मारा गया। अबे तू कहाँ की बातें कर रहा है? वो दोनों तो एक दूसरे की गैंग को लेकर आपस में भिड़ गए थे। यहाँ तो अपनी किस्मत ही चूतिया है। अच्छा हुआ रात को मैं उससे मिलने वहां उस गोडाउन पर नहीं गया, वरना मैं भी मारा जाता। जुनैद बोल ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। सब लोग शांत हो जाओ, इमरान भाई का कॉल आ रहा है। इमरान का नाम सुनते ही उस पूरी जगह पर चुप्पी छा गई और कोने में खड़ा हुआ अद्वैत ये सारा मंजर देखे जा रहा था। जी इमरान भाई। जुनैद, तौफीक मारा गया। जी भाई, मुझे भी ये बात कुछ देर पहले ही पता चली। अब हथियार स्टेडियम के अंदर लेकर कैसे जाना है, इसका फैसला तू खुद करेगा। मैं एक जरूरी काम से दुबई जा रहा हूँ, कल तक लौट आऊंगा। सारा काम संभाल लेना। लेकिन भाई, मैं ये अकेले कैसे करूंगा? बोला ना, इसका फैसला तो खुद करेगा। बह रहा है क्या? माफ करना, कभी कभी गुस्सा आ जाता है मुझे। क्या कह रहा था तू? भाई वो मैं कह रहा था। हाँ, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। तुझे पता है ना, मुझे गुस्सा आ जाता है। कल रात को कहाँ था तू? मैंने सुना किसी छमिया को तू अपने घर लेकर आया था और फिर उसने तेरे खिलाफ FIR कराया। मादरचोद, कल मिशन पूरा करना है और तू लौंडियाबाजी किए जा रहा है। अगर तेरी वजह से मेरा प्लान खराब हुआ तो दर 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 खून डालूंगा गोलियों से मैं तुझे। भाई दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अबे तू बकरी की तरह मैं क्यों कर रहा है? I was joking। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तू जानता है ना मुझे मजाक करना कितना पसंद है। You naughty boy। काम के वक्त सिर्फ काम पर ध्यान लगाया कर। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तू समझ जाए तो मेरे लिए काफी है। चलो फोन रख, मुझे मेरे भेड़ियों को मांस भी खिलाना है। इमरान ने कॉल काट दिया, लेकिन कॉल कटने के बाद भी वहां खामोशी छाई रही। सभी लोग जुनैद को घूरे जा रहे थे और जुनैद का चेहरा पसीने से भीग रहा था। मैं ये काम अकेले कैसे करूंगा? वो तौफीक भी अब नहीं रहा। भैरव, तू मेरे साथ चल यार। कल 8 बजे स्टेडियम में मैच होगा, मेरे पास वक्त भी नहीं है। तौफीक ये सब कैसे करने वाला था, मुझे तो ये भी नहीं पता। माफ कर दो जुनैद, मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तू इमरान भाई को तो जानता ही है।
अगर कुछ गड़बड़ हुई। रेहान, तू तो मेरे साथ चल ले यार। देख, इमरान भाई मुझे इस काम के लिए 40 लाख देने वाले हैं। माफ करना जुनैद, पर मुझे नहीं लगता कि यह काम पूरा होने वाला है। शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर है। उसने पहले तौफीक की जान ले ली और फिर सुबह तुझे उस लड़की के चक्कर में फंसा दिया। ये टैक्सी ड्राइवर नहीं होता तो शायद तू अब तक पता नहीं कहां होता। मैं समझ गया, तुम में से कोई भी मेरी मदद नहीं करने वाला। तुम सब के सब मतलबी हो। मुझे पता था तुम में से कोई नहीं चलेगा मेरे साथ, क्योंकि ये एक ऐसा मिशन है जिसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो मौत से कम कुछ नहीं मिलने वाला। चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम में से किसी की भी मदद नहीं चाहिए। मैं करूंगा तुम्हारी मदद, लेकिन बदले में मुझे 20 लाख चाहिए। और टैक्सी ड्राइवर क्या बोल रहा है? लगता है दिमाग खराब हो गया है इसका। इसे पता नहीं कि ये मौत के ऐसे कुएं में पैर रख रहा है जहां से वापस आना नामुमकिन है। अद्वैत की बात सुनकर उस पूरी जगह पर खुसफुसाहट से भरी आवाजें गूंजने लगी, जिसे सुनता हुआ जुनैद बीच में बोल पड़ा। अद्वैत, तुमने पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया है। किया नहीं, पर कर सकता हूं। मुझे पैसों की जरूरत है। तुझे पता भी है कि हमें किसी की जान लेनी है। और क्या तू ये जानता है कि इस मिशन में हमें किसका खात्मा करना है? जानने की जरूरत नहीं। हर किसी को जिंदगी में कुछ करने का मौका मिलता है। शायद यही वो वक्त है जब मैं कुछ कर पाऊं। रोज रोज मरने से बेहतर है एक बार ही मरना। अब या तो मर जाऊं या जीते जी कुछ बड़ा कर जाऊं। मेरी किस्मत मेरे ही हाथ में है। अद्वैत चुपचाप उनके बीच खड़ा था और जुनैद उसके नजदीक आ गया। तू जानता है हमें किसको और कहां मारना है? हमें देवेंद्र ठाकरे को मारना है, वो भी एक मैच के दौरान। ठाकरे एक खतरनाक आदमी है। उसके लोग हर वक्त उसकी सुरक्षा के लिए उसके इर्द गिर्द रहते हैं। उसने 2 बार इमरान भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन अब हमारा काउंटर अटैक करने का वक्त आ गया है। नाम सुना है मैंने उसका और चेहरा भी देखा है। मैं उसकी ताकत से वाकिफ हूं, लेकिन परिस्थितियां लोगों को वो बना देती हैं जो वो होते भी नहीं। मेरा वो बनने का वक्त आज आ गया है जिसके लिए नियति ने मुझे चुना। उसे मारकर मुझे इमरान भाई की गैंग का हिस्सा बनना है, ताकि मैं एक बेहतर जिंदगी जी सकूं। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए हम सभी को सालों लग गए, तब जाकर हम उनकी गैंग का हिस्सा बन सके। तेरे पास एक ही मौका है। जिंदा लौट आया तो तू उनका होगा, और मारा गया तो ऊपर वाले का। अद्वैत उससे बात कर ही रहा था, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। ये कॉल समायरा की दोस्त नैना का था, जिसे देखने के बाद भी अद्वैत ने उसे रिसीव नहीं किया। अभी तुम जा सकते हो, सूरज ढल चुका है। मुझसे इसी जगह रात में 12 बजे मिलना। एक जरूरी काम है, उसके बिना तू ये मिशन पूरा नहीं कर सकता। अद्वैत ने सिर हिलाया, जिसके बाद वो अपना फोन लेकर फैक्ट्री साइड से बाहर आ गया और उसने नैना का नंबर डायल किया। हेलो अद्वैत, क्या तुम मुझे नवल के घर पर मिल सकते हो? नवल के घर पर? क्यों, क्या हुआ? अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ। मैं तुम्हें यहाँ आते ही पूरी बात बता दूंगी। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। नैना ने कॉल काटकर अद्वैत को नवल के घर का एड्रेस भेजा और अद्वैत अपनी टैक्सी लेकर थोड़ी ही देर में नवल के घर के सामने जा पहुंचा। ये खूबसूरत सा बंगलो था, जिसके फर्स्ट फ्लोर की खिड़की खुली हुई थी। अद्वैत, ऊपर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है, दरवाजा भी खुला हुआ है। नवल को खिड़की पर देखकर अद्वैत ने खुद से ही गेट खोला और वो सीढ़ियों से होता हुआ उसके कमरे में जा पहुंचा, जहां ढेर सारे पार्टी वेयर कपड़े बिखरे हुए थे। और नैना उसमें से एक कपड़े को उठाते हुए बोली, अद्वैत, इसे पहनो। ये सब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम सवाल कितना करते हो? माय गॉड, एक पार्टी है, हम तुम्हें उसमें लेकर चल रहे हैं। पार्टी? कैसी पार्टी? यार हमारे पास टाइम नहीं है, 6 बज चुके हैं और 8 बजे से पार्टी शुरू हो जाएगी। तुम पहले मेरा ही सूट पहनो। नवल ने अद्वैत के जैकेट को पीछे से खींचकर निकाल दिया। कितना हेवी जैकेट है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इसमें पत्थर भर रखा हो। मैं रात को काम करता हूँ और ठंड काफी रहती है, इसीलिए हैवी जैकेट पहननी पड़ती है। अच्छा ठीक है, पहले ये सूट पहनो। नैना ने अद्वैत को नवल का सूट जबरदस्ती पहना दिया, लेकिन अद्वैत के कंधे इतने चौड़े थे कि थोड़ा सा हिलते ही वो सूट फट गया। मैंने कहा था ये अद्वैत को नहीं होगा, लेकिन तुम मेरी सुनती नहीं। तुम इतने पतले हो, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा रुको, मेरे डैड का एक पुराना सूट है, शायद वो अद्वैत को हो जाए। नवल भागता हुआ अपने डैड के कमरे में गया और एक ब्लैक कलर का सूट लेकर वापस लौटा। ये इतना पुराना सूट? अब जो है यही है। अद्वैत, इसे ट्राई करो, क्योंकि 10 मिनट में हमें निकलना होगा। पहले मुझे ये बताओ, हम कौन सी पार्टी में जा रहे हैं?
हमारे कॉलेज की पार्टी। हम तुम्हें अपने कॉलेज लेकर चल रहे हैं। कॉलेज की पार्टी में मैं वहां जाकर क्या करूंगा? तुम्हें समायरा का साथ देना है। आज डेट नाइट है और उसके साथ कॉलेज पार्टी में जाने वाला कोई भी नहीं। आई नो वो खूबसूरत है, पर उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अजीब है, वो कहती है लड़के में कुछ खास होना चाहिए। लेकिन मैं लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। तुम चलोगे तभी वो पार्टी में जा सकती है। अकेले एंट्री अलाउड नहीं है। और अगर वो नहीं गई तो मैं और नवल जाकर भी क्या ही करेंगे।